How shall I treat you? Like a king. ये कहानी है राजा पोरस की। ये कहानी है उस छोटे से शासक की जो पौरव नाम के राज्य पर शासन कर रहा होता है और दुनिया विश्व विजय की चाह में निकले हुए सिकंदर, जिसे आप द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, उसके सामने जाके खड़े हो जाता है और लड़ाई लड़ता है, ये जानते हुए कि हार नीचे समझ जाएंगे भाई। फिर भी वो एक छोटी सी जगह है, वहां छोटा सा एक राज्य है, वहां एक राजकुमार है जिसका नाम है सिकंदर, जो बाद में बना। शुरुआत में पिता है उनके फिलिप, जो मकदूनिया के शासक हैं, रानी ओलंपस का वो पुत्र है। कहते हैं बचपन में जब वो छोटा था तभी रानी ओलंपस ने कह दिया था कि एक दिन ये विश्व विजेता बनेगा भाई, और विश्व विजेता बनने की चाह उसके अंदर थी। एक गुरु शिष्य परंपरा भी चलती है। जो अलेक्जेंडर है वो एरिस्टोटल का शिष्य है। अरिस्तु वही है जो जीव विज्ञान के जनक है। अरिस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य है। जो राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस वाले हैं वो प्लेटो को जानते होंगे, जिन्होंने द रिपब्लिक लिखी थी। द रिपब्लिक जहां आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट की बात की गई है, और प्लेटो सोक्रेट्स के शिष्य थे भाई। तो सिकंदर वहां से आ रहा है विश्व विजेता बनने की चाह में, वो यूनान से निकल रहा है। एक और सपना सिकंदर ने देखा था, पर्शियन स्टेट, जो पूरा का पूरा फारसी साम्राज्य है, उसको हराना। और उसने हराया। 8 साल का समय लगा। 8 साल बाद उसने पर्शियन स्टेट को हराया, और जब फारसी साम्राज्य को उसने हराया तो कहीं ना कहीं हिंदुकुश पर्वत के इस हिस्से में वो पहुंच चुका था। बहुत सारे यूनानी इतिहासकार, जिसमें हेरोडोटस भी हैं, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, जिन्होंने द हिस्टोरिका लिखी, उन्होंने भी भारत की संपत्ति के बारे में वर्णन किया था भाई। और वो ये मानते थे, उस वक्त सिकंदर का, पूरे यूनान का मानना था, पूरे यूरोप का ये मानना था कि भारत को जीत लेना, वहां तक जो जितना मैप वो लोग जानते थे, जितना मानचित्र वो जानते थे, जितनी दुनिया वो जानते थे कि भारत को जीत लेना, क्योंकि यहाँ तक तो वो आ ही चुका है ना, पूरा जीत कर पूरी दुनिया को जीत लेना है। इसी क्रम में वो भारत पर आक्रमण कर रहा है। हिंदुकुश पर्वत से, खैबर दर्रे से वो भारत पर आ रहा है। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में एक राज्य है तक्षशिला, भारत का सीमावर्ती राज्य। जी हाँ, ये वही तक्षशिला है जहां से चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति हैं, वो आते हैं। जी हाँ, ये वही तक्षशिला है जहां भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता था। तक्षशिला में एक शासक है आम्भी को जैसे ही खबर है कि सिकंदर आ रहा है, आम्भी प्रतिरोध नहीं करेगा, आम्भी समर्पण कर देगा। और यही शायद बात इतिहासकारों को भी अच्छी नहीं लगी। वो लिखते हैं कि भारत का पहला हम कहें कि देशभक्त नहीं है, जो कहीं देशद्रोही शासक कौन है, तो आम्भी है। और आम्भी सिकंदर को आगे के आक्रमणों में सहायता की भी बात करेगा भाई। सिकंदर की सेना झेलम नदी के किनारे पहुंचती है। अब जो राज्य है उसका नाम है पौरव। राज्य का नाम, छोटा सा राज्य है। यहाँ एक राजा हुआ, राजा पोरस। कुछ जगहों पर राजा पुरुषोत्तम नाम भी मिलता है, बट पोरस नाम सही ज्यादा साहित्यिक स्रोतों में मिलता है, तो हम कहें कि राजा पोरस यहाँ पर हुआ। झेलम से चिनाब के बीच राजा का पूरा एक शासन है। अब सोच कर देखिए, विश्व विजेता बनने की चाह में कई गुना बड़ी सेना लेकर आ रहा है अलेक्जेंडर, लेकिन पौरव के सामने दो विकल्प हैं, या तो आम्भी की तरह आत्मसमर्पण कर दे, या अपने स्वाभिमान की, अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करे। और वही कर रहा है राजा पोरस, वो युद्ध लड़ रहा है भाई। यहाँ ये देखिए, यहाँ राजा पोरस की सेनाएं हैं, सेना में बहुत सारे हाथी हैं, और यही जो बात है ना, हाथियों का होना, ये कहीं ना कहीं राजा पोरस के लिए एक तरह से हम कहें कि पॉजिटिव पॉइंट उनके लिए हो रहा है। सिकंदर की सेना इस तरफ आ रही है, झेलम के पास ये युद्ध हो रहा है, जिसे झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। हाइडेस्पीस, इतिहास देखिए, हमारे इतिहासकार हमारी भाषा में, यूनान के इतिहासकार यूनानी भाषा में इतिहास लिखते हैं, तो उन्होंने झेलम को हाइडेस्पीस कहा। युद्ध काफी विशाल था भाई, युद्ध काफी, आप समझिए कि सिकंदर ने जितने लड़ाइयां लड़ी ना, इतिहासकार लिखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध का सामना उसे यहीं करना पड़ा। लेकिन परिणाम क्या होगा? परिणाम तो वही होगा ना, ज्यादा शक्तिशाली कौन, ज्यादा बड़ी सेना किसकी, आम्भी भी अब किसके साथ है। तो वही हुआ कि सिकंदर जीत गया और राजा पोरस हार गया। और उसके बाद पोरस हार तो गया, लेकिन पोरस की वीरता से सिकंदर प्रभावित हुआ। मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना, जहां सिकंदर अलेक्जेंडर खुद राजा पोरस से पूछ रहा है भाई कि अब आपके साथ क्या सलूक करना है, और पोरस बड़ी वीरता से ये कह रहे हैं कि वही कीजिए जो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ करता है। जी हाँ, मैं प्रभावित हुआ हूँ पोरस के बारे में पढ़कर। सिकंदर भी प्रभावित हुआ राजा पोरस की इस बात से, और राजा पोरस के साथ उदारता पूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें उनका राज्य सौंप दिया। आगे के अभियानों के लिए समर्थन की बात की। आगे चल के रावी नदी जो है सिकंदर की सेना पार कर रही है, व्यास नदी के तट पर जा रही है, और बहुत सारे कारणों से व्यास नदी को पार ना करते हुए भारत पर आक्रमण नहीं कर रही है। जहां मगध साम्राज्य है, नंद वंश का एक शासक है जिसका नाम है घनानंद या धनानंद, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, वही चाणक्य जो तक्षशिला के गुरु हैं, एक नए वंश की स्थापना करेंगे जिसे मौर्य साम्राज्य हम कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो किसकी कहानी है भाई? वो राजा पोरस की कहानी है। राजा पोरस और सिकंदर के बीच की युद्ध की ये कहानी है।